गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियोस एकेडमी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो अपना चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड उसको कंप्लीट कर लिया है। हमारे पूरे 4 लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं, आप चाहे उनको पीछे जाके देख सकते हैं। आज हम लेके आए हैं उसकी MCQ क्लास। ये जो क्लास है ये नीट एस्पिरेंट्स और जिन्होंने सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स देने हैं दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है ना उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, या कोई फिलअप्स पूछ लेते हैं, तो ये क्लास उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। नीट एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ये हम कुछ सिलेक्टेड MCQs लेके आए हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में देखे गए हैं पैटर्न के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर टाइप में से क्वेश्चन आता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारा कंटेंट याद रखना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस याद रखने होते हैं, बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से करना होता है और उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी होती है। प्लस MCQs करने से एक और एडिशनल बेनिफिट है। जैसे ही हम किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं हमें वो चीज़ याद तो रहती है, बट कई बार वो इतनी लॉन्ग टर्म हमें याद नहीं रह पाती। ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म रखने के लिए हमें उसके क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, आपका किसी भी चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है, तो उसके MCQs आप साथ साथ कीजिए। अदरवाइज जैसे जैसे याद तो टॉपिक चल रहा है उसके MCQs साथ साथ करते रहें। इससे आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, जो रिटेनिंग पावर है, एक तो वो बढ़ेगी, प्लस आपको जो चैप्टर है उसके कंसेप्ट हैं और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने MCQs पे। ये पर्टिकुलर सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो पीछे जा चुके हैं पुराने एग्जाम्स में, प्लस पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं। सो आज इसकी फर्स्ट क्लास है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलो, मैं आज साथ साथ क्वेश्चन पढ़ूंगी। आप कोशिश कीजिए कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ूं वो आप क्वेश्चन का आंसर पहले ही कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दीजिए, एंड फिर हम चेक करेंगे कि आपने जो आंसर करा है और जो हमारे अकॉर्डिंग आंसर है वो मैच करता है या नहीं। सो आइए, कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अमंग द फॉलोइंग चूज द प्रॉपर्टीज शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इन 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इन चारों में से हमें वो वाली प्रॉपर्टीज चूज करनी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? ग्रोथ है? नहीं, ग्रोथ नहीं है। इंक्रीज इन मास है? नहीं, वो नहीं है। सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी है? जी हाँ, सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो नहीं करते। रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलाई है? हाँ जी है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो इसका आंसर है C। ठीक है, आइए चेक करते हैं। यस, द आंसर इज C। बोथ थर्ड एंड फोर्थ जो है एक्सक्लूसिवली लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली शो नहीं करते, ये हमें पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू अ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज अमंग द फॉलोइंग लिस्टेड फीचर्स विच इज नॉट अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कहता है इनमें से, ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कौन सा यूनिक फीचर नहीं है? कौन सा यूनिक फीचर नहीं है? सो बताइए कौन सा यूनिक फीचर नहीं है? दैट इज इंक्रीज इन साइज। देखो ये भी हमने पढ़ा, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये जो है इंक्रीज इन साइज, दैट इज नॉट यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आइए चेक करते हैं अपना आंसर। इंक्रीज इन साइज इज द आंसर। कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कहता इनमें, इन 4 ऑप्शन में से हमें वो वाली ऑप्शन बतानी है जिसको हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये भी हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था। हमारे फर्स्ट क्लास के आप नोट्स देखोगे उसमें बड़े क्लियरली लिखा हुआ है, बड़ी क्लियरली स्टेट किया गया है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी नीट एक्सपीरियंस याद रखें कि जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है वो हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं, और लेक्चर्स की PDF हमने लिंक के साथ शेयर की हुई है। सो आप अच्छे से इन वीडियोस को देख सकते हैं। सो आंसर इज C। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड, आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड। कमिंग टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो कहता है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ किन ऑर्गेनिजम्स में सिनोनिमस है?
कौन कौन से वो ऑर्गेनिजम्स थे, ये भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा. आंसर इज ए. आंसर इज ए. कमिंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन. Diversity of organisms and their evolutionary relationships is studied scientifically under. ठीक है, ये डेफिनेशन दी है, ये हमने पढ़ा था सिस्टेमेटिक्स. सिस्टेमेटिक्स ये हमने अपनी सेकेंड क्लास में किया है और उसके नोट्स में बड़ा वेल डिफाइंडली ये लिखा हुआ है कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज स्टडीड साइंटिफिकली अंडर सिस्टेमेटिक्स. आंसर इज डी. Coming to next question, that is who had written Systema Naturae. Systema Naturae क्या थी? एक बुक थी. ये किसने लिखी हुई है? फ्रेंड्स बताओ, ये लिखी हुई है कार्लस लीनियस ने. आंसर इज बी, कार्लस लीनियस. Coming to our seventh question, who proposed the binomial system of nomenclature? ये आएगा सबसे easiest question होएगा इस चैप्टर का, दैट इज लीनियस. लीनियस प्रपोज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. ये भी हमने अपने सेकेंड लेक्चर में बड़े डिटेल में पढ़ा और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था. 2 वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक जेनरिक नेम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जिन्होंने हमारी क्लास नहीं की वो पीछे जाके इसको देख सकते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर? दैट इज लीनियस. ठीक है. Now coming to our 8th question, scientific name are printed with English and derived from. अगर इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, और प्रिंटेड इन इंग्लिश, तो वो किस में लिखते हैं? हम इटैलिक्स में लिखते हैं. और कौन सी लैंग्वेज से वो डिराइव होती हैं? लैटिन लैंग्वेज से. ये भी सेकेंड लैंग्वेज में हमने सेकेंड जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स किए और वन ऑफ द रूल्स वाज कि जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हम उसको लैटिन लैंग्वेज से लिखते हैं और इटैलिक्स में लिखते हैं जब भी हम प्रिंट करते हैं उसको इंग्लिश में. ठीक है. और भी बहुत सारे रूल्स पढ़े थे. जिनको वो रूल्स याद हैं वो प्लीज़ रूल्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें. ठीक है. सो कमिंग टू आवर आंसर, दैट इज इटैलिक्स एंड लैटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम? सी फ्रेंड्स, इसमें क्या है, बहुत सारे साइंटिफिक नेम दे रखे हैं अलग अलग ऑप्शंस में, 1 2 3 4. इसमें हमें जो है सही नाम ढूंढना है. ठीक है. पेंथरा टाइग्रिस, मैंगीफेरा इंडिका, पेंथरा लियो एंड कोलम्बा लीविया. ठीक है. इसमें आप ये देखो, ये जीनस नेम है, ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है. जो हमने पढ़ा था रूल, जो स्पेसिफिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे एक्चुअली एक मिस्टेक है, यहाँ पे इंडिका का जो आई है वो छोटा है. ठीक है. सो आंसर इज टेक्निकली बी. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं. आंसर इज, यहाँ पे देखो इन्होंने आई छोटा रख रखा है, वहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक होएगी. सो आंसर इज आई. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि विच वन इज करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम, तो हमें कैसे पता लगाना है? हम देखेंगे कि जो इसका जेनरिक नेम है और जो इसका स्पेसिफिक नेम है वो रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्टली लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ. ठीक है. तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग इसको करेंगे और जो बिल्कुल सही होएगा, जो सारे रूल्स फॉलो करता होएगा, वो हमारा आंसर होएगा. जैसे इस केस में इस मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि यहाँ पे पी तो बड़ा है बट टी भी बड़ा है, यहाँ पे टी स्मॉल होना चाहिए. यहाँ एम कैपिटल, आई स्मॉल, ये ठीक है. पी कैपिटल, एल कैपिटल, तो ये गलत है. सी कैपिटल, एल कैपिटल, ये भी गलत है. ठीक है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्पीसीज. ठीक है. हु कॉइंड द टर्म स्पीसीज? किसने दी थी स्पीसीज टर्म? दैट इज जॉन रे. ठीक है. हु कॉइंड द टर्म स्पीसीज. और स्पीसीज की डेफिनेशन किसने दी थी? स्पीसीज की डेफिनेशन बताओ फ्रेंड्स, किसने दी थी? अर्नस्ट मायर ने. और वो क्या थी वो आप सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. अब अगर कोई पूछे कि स्पीसीज की टर्म किसने कॉइन करी थी, दैट वाज जॉन रे. ठीक है. ये भी हमारे नोट्स में क्लियरली मेंशन है. हु कॉइंड द टर्म स्पीसीज? आंसर इज John Ray. Coming to our next question, what is a species? अब मतलब टेक्निकली ये पूछना चाहते हैं क्वेश्चन. A species is a group of organisms which can interbreed freely.
डू नॉट इंटरब्रीड, कैन लिव टुगेदर, कैन इंटरब्रीड ओकेजनली। तो इसका आंसर इज कैन इंटरब्रीड फ्रीली। हमने स्पीसीज की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि स्पीसीज इज अ बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली विद ईच अदर। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, रॉन्ग, एंड आंसर इज ए। A species is a group of organisms which can interbreed freely. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज इन एंजियोस्पर्म्स फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, व्हाई? ठीक है, सो कहता है कि एंजियोस्पर्म्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम सब डिटेल में करेंगे, तो हम सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म्स क्या है। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आपको याद रखना है इसका आंसर, दैट जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें फ्लोरल फीचर्स को मोस्टली यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं दे आर मोर कंजर्वेटिव, दे आर मोर कंजर्वेटिव। ठीक है, 12th का आंसर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड, ये हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में करा था, दैट इज फैमिली। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आई गई ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट है कि लीनियर हायरार्की जो है उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर दो। ठीक है, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए मैं आंसर की तरफ आई हूँ। इसका आंसर है स्पीसीज। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हायरार्की है वो स्टार्ट होती है स्पीसीज, सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी दैट इज स्पीसीज, देन जीनस, फिर देन सिमिलर जेनर बनाते हैं फैमिली, सिमिलर फैमिलीज मिलकर बनाती हैं ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर बनाते हैं क्लास, सिमिलर क्लास के इन फाइलम, एंड सिमिलर फाइलम आर प्लेस्ड इन वन किंगडम। सो ऑर्डर इज स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सबको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। ठीक है, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्लास ऑक्यूपाइड अ प्लेस बिटवीन, क्लास किस किस के बीच में आता है? ये हमने जस्ट अभी पढ़ा कि क्लास आता है इन बिटवीन फाइलम एंड ऑर्डर। यहाँ देखिए क्लास किसके बीच में है? क्लास है ऑर्डर और फाइलम के बीच में। Class occupies a space between phylum and order. Answer is phylum and order. Which is not a category, जो कैटेगरी नहीं है। ठीक है, क्लास एक कैटेगरी है, फाइलम एक कैटेगरी है, स्पीसीज एक कैटेगरी है, एस्ट्रेसी और फेब्रिकेसी फैमिलीज के नेम है, ये कैटेगरी नहीं है। इनको क्या बोलेंगे? इनको टेक्सॉन बोलेंगे, इनको कैटेगरी नहीं बोलेंगे। ठीक है, कैटेगरी और टेक्सॉन में क्या डिफरेंस होते हैं ये भी हमने अपने क्लासेस में किए हुए हैं। जिनको नहीं पता, जिनको नहीं आइडिया क्लास और कैटेगरी और टेक्सॉन में क्या डिफरेंस है, वो जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं पीछे जाके। ठीक है, सो आंसर इज ए, एस्ट्रेसी एंड फेब्रिकेसी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द जीनस फीलिस इंक्लूड्स, टाइगर होते हैं इसमें, फिश होती है, कैट होती है या फ्रॉग होता है? क्या होता है इसमें? कैट्स। ये भी नोट्स में बहुत क्लियरली स्टेटेड है कि फीलिस जीनस में कैट्स हैं। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? आंसर इज बी, लिनियस। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? लिनियस। ये भी लर्न करने वाली बात है और नोट्स में बहुत क्लियरली स्टेटेड है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN stands for, ICBN stands for International Code for Botanical Nomenclature। क्या हो इसके अकॉर्डिंग? आंसर इज बी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है दैट ICBN, हमने ICBN पढ़ा था, ICZN पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पैरासिटाइलॉजी और वायरोलॉजी के लिए भी ICBN और ICPN पढ़े थे। ठीक है, सो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ल्स लिनियस बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट पब्लिश? किसमें पब्लिश हुआ था सबसे पहले? इट वाज पब्लिश्ड इन स्पीसीज प्लांटेरियम। आंसर इज स्पीसीज प्लांटेरियम। सो गाइस, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। ये हम आपको कराएंगे
टॉप 60 सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो लिविंग वर्ल्ड से बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, प्लस जो आपके नीट पैटर्न पे बेस्ड हैं, जो नीट जो मतलब कि हमारे जो एनसीईआरटीज़ के मेन क्वेश्चंस हैं या जो इस चैप्टर में से मेन पूछा जाता है वही हम आपको फोकसली कराएंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज करने का भी कोई पॉइंट नहीं है, वो सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करना जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, उसका भी कोई पॉइंट नहीं होता। आप जितना भी पढ़ें, आप थोड़ा पढ़ें बट उसको बार बार रिपीट करें ताकि आपकी वो सारी चीज़ें जो हैं आपको लर्न रह सकें। सी 90 क्वेश्चंस आने हैं आपके एमसीक्यू पेपर में, आपके नीट में, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको 90 में से 90 आते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं बाहर से आएँ, ठीक है। 90 में से एटलीस्ट बोल रहे हो, एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। या जो आप अगर 10 क्वेश्चन एडिशनल आ भी जाते हैं, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन सिर्फ आपको ये नहीं होगा कि अगर आप एनसीईआरटी आप हमारे नोट्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी के नोट्स हैं या विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जा रहे, आप लेकिन टॉप 90% में हो, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर पूरा पेपर ही एनसीईआरटी बेस्ड आ जाए तो आपके 90 आउट ऑफ 90 भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है वो तो हम साथ साथ में करते हैं, वो हमारे नोट्स में ऐड ऑन तो है ही है, ठीक है। सो आप जितना भी करें उसको बार बार करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार उसको रिपीट करते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आगे जाके आपको कोई भी नीट का एग्ज़ाम देने के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो आज के लिए हमारा जो पार्ट 1 है एमसीक्यूज़ का यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे हम अपने इसके पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।